सो हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लंग्स एंड द चेस्ट वॉल एंड लंग कंप्लायंस। तो देखिए, लंग कंप्लायंस का एक ओवरव्यू दे दूं। लंग कंप्लायंस जो है वो, वन मोमेंट, लंग कंप्लायंस जो है वो हमारा लंग्स को फैलने में और वापस रिकॉइल होने में मदद कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंसिबिलिटी और कंप्लायंस जो है वो एक ही चीज़ होती है। कंप्लायंस मतलब कि कितना ज़्यादा आप जो चाहते हैं या जो चीज़ उसके जो कुछ लाइक वो इंटेंडेड टू डू है वो कर रहा है। ठीक है, तो पहले इलास्टिसिटी देख लेते हैं। इलास्टिसिटी क्या है? अब लंग्स और चेस्ट वॉल की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे हम धीरे धीरे करके। तो इसमें पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें लंग्स में जो एक्स्ट्रा अलग सी जो देखने को मिलती है, दैट इज़ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको डिस्टेंसिबिलिटी भी कहते हैं। सिर्फ लंग्स में भी नहीं है, कई चीज़ों में है। तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है ये हमारे सिर्फ लंग्स की ही एक वो प्रॉपर्टी नहीं है, ये कई जगह पे कई ऑर्गन्स में पाई जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ लंग्स टू रिकॉइल बैक टू इट्स पोजिशन वंस स्ट्रेच्ड। ठीक है, अब जब हम इसको जो है अलग ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे तो ये देखिए, ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी जो है ये मिलेगी आपको यूरिनरी ब्लैडर में भी मिलेगी। जो भी चीज़ें आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, इंटेस्टिन्स जो है वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है। आपका लंग्स में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, सब जगह पाई जाएगी ये। एक जो हमारा लाइक वो है सेल आरबीसी, देख लीजिए आरबीसी ये है। ठीक है, उसका ये शेप है। तो ये जो है इसमें रिकॉइल प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए, इसमें मान लीजिए कि ब्लड अंदर भर रहा है ड्यूरिंग सर्टेन कंडीशंस, अपन ब्लड में पढ़ेंगे, तो ये बाइकॉनकेव शेप में से ये स्फेरिकल हो सकती है। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई फ्लूइड जा रहा है, लेकिन ये बर्स्ट होने से पहले क्या है, इसका स्फेरिकल शेप हो जाएगा, लेकिन स्फेरिकल से वापस इस शेप में नहीं आ पाएगी। तो ये इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, रिकॉइल की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, डिस्टेंसिबिलिटी है, फैलने की एबिलिटी है, लेकिन ये वापस अपने शेप में नहीं आ सकती है। तो इसमें इलास्टिसिटी इसमें नहीं कहेंगे, बाकी की जगह पे डिस्टेंसिबिलिटी होती है। तो इलास्टिसिटी क्या हुई? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ लंग्स टू रिकॉइल बैक इनटू इट्स शेप वंस इट इज स्ट्रेच्ड। ठीक है, ये क्या काम करती है? देखिए, क्या हमारे लिए अच्छा कर देती है ये। तो एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू इन्फ्लेट, लंग्स का काम है जो है अंदर हवा खींचना। ठीक है, हवा के सहारे ही ऑक्सीजन अंदर जाएगी और हवा के सहारे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। ठीक है, तो ये क्या है? इन्फ्लेशन करा रहा है। इन्फ्लेशन किस वजह से है? इसकी स्ट्रेचेबिलिटी या डिस्टेंसिबिलिटी की वजह से ये इन्फ्लेट हो पा रहा है, फैल पा रहा है, दैट इज डिस्टेंसिबिलिटी। तो डिस्टेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी दोनों क्या है? अब अपोजिंग फोर्सेस हैं। मतलब जैसे ये नॉर्मल शेप है मान लीजिए लंग्स का। ठीक है, नॉर्मल शेप है। अब अगर इन्फ्लेशन होगा तो मान लीजिए ये आ जाए, ये। ठीक है, इन्फ्लेशन के बाद ये ऐसा हो जाए, तो ये इन्फ्लेट क्यों कर पाया? क्योंकि इसमें डिस्टेंसिबिलिटी है। ठीक है, और ये इन्फ्लेट हो करके वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, ऐसे वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाने को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक, इलास्टिसिटी किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी इलास्टिन फाइबर्स पे। इलास्टिन फाइबर्स क्या है? डिस्टेंसिबल है, जो कि स्ट्रेच होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, इलास्टिन फाइबर्स। और कोलाजन फाइबर्स, कोलाजन फाइबर्स क्या है? ये जो है स्ट्रेच कराते हैं
और ये लंग एक्सपेंशन को लिमिट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए विद द कॉन्सेप्ट दैट व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज डिस्टेंसिबिलिटी, अब हम लंग कंप्लायंस को देखते हैं। ठीक है, तो लंग कंप्लायंस क्या है? लंग कंप्लायंस इज द एबिलिटी टू स्ट्रेच और द एबिलिटी टू रिकॉइल। ओके, और दिस कैन बी असेस्ड बाय प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ओके, प्रेशर वॉल्यूम कर्व क्या है? इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी। कैसे ये डिनोट करते हैं हम कंप्लायंस को लिख देते हैं, कंप्लायंस इज यूनिट वॉल्यूम चेंज पर यूनिट प्रेशर चेंज। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर इज द कंप्लायंस, दिस यू शुड रिमेंबर। ओके, ये एक डायग्राम मैंने दिया है आपको, देखिए ये इनहेलेशन है, इनहेलेशन एक्टिव प्रोसेस, एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इनहेलेशन में क्या हुआ? देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, लंग्स डिफ्लेटेड से इन्फ्लेटेड हो गए इनहेलेशन में, रिब्स हैव मूव्ड आउट, लंग्स डायफ्राम जो है वो इन्फ्लेशन में क्या करेगा? नीचे की तरफ जाएगा और पूरा जो लाइक कैविटी है उसमें एयर भर जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? एक्सहेलेशन प्रोसेस। एक्सहेलेशन प्रोसेस में डायफ्राम ऊपर गया, लंग्स डिफ्लेट हो गए और रिब्स जो है ये वापस अपनी जगह पे आ गई। ठीक, अब कंप्लायंस के लिए देखिए, कंप्लायंस हम इस तरह से मेजर करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम, change in volume upon change in pressure. This is how we denote it. अब देखिए कंप्लायंस क्या है? कंप्लायंस दो तरीके का है, स्टैटिक है और डायनामिक है। ठीक है, स्टैटिक लंग कंप्लायंस है और डायनामिक है। अब स्टैटिक लंग कंप्लायंस को हम क्या करते हैं? इसमें हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि जो है अलग अलग टाइम पे हम कर रहे हैं। स्टैटिक इसलिए है क्योंकि हम जो है इंस्पिरेशन को बीच बीच में रोक करके जब एक्सपिरेशन टाइम है, जब जो है उस समय भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो लंग वॉल्यूम में चेंजेस कैसे मेजर करेंगे? आप देखिए, लंग वॉल्यूम में चेंजेस कैसे मेजर करेंगे? स्पायरोमेट्री में। ठीक, स्पायरोमेट्री से आप लंग वॉल्यूम चेंजेस मेजर कर सकते हैं। और प्रेशर, प्लूरल प्रेशर कैसे मेजर करेंगे? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बलून कैथेटर जो है वो ईसोफेगस में इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और ईसोफेजियल प्रेशर या इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है ये मेजर कर लेंगे, प्लूरल प्रेशर, इंट्राप्लूरल प्रेशर। कैसे करेंगे? देखिए, तो जब इंस्पिरेशन टोटल लंग कैपेसिटी तक पहुंच गया है, ठीक है, दिस विल बी फॉलोड बाय स्लो एक्सपिरेशन। ये इसका प्रोसीजर है। मतलब आपने सब्जेक्ट को क्या किया कि टोटल लंग कैपेसिटी तक ब्रीथ करने को बोला और इसके बाद उसको स्लो एक्सपिरेशन करना है। ठीक है, अब इस स्लो एक्सपिरेशन के दौरान क्या होगा? एयर फ्लो को हम पीरियोडिकली इंटरप्ट करेंगे। ठीक है, और उस बीच में हम लंग वॉल्यूम और प्लूरल प्रेशर नोट करेंगे। ठीक है, फिर बता देती हूँ चेंजेस इन लंग वॉल्यूम कैसे मेजर करते हैं हम? स्पायरोमेट्री के द्वारा। और प्लूरल प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? बलून कैथेटर ईसोफेगस में इंसर्ट करके। ठीक, इसके लिए हमें क्या करना है? इंस्पिरेशन कराना है सब्जेक्ट को अप टू हिज टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, को टोटल लंग कैपेसिटीज मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है, फॉलोड बाय स्लो एक्सपिरेशन। ठीक है, देयर आफ्टर हमने क्या किया? स्लो एक्सपिरेशन प्रोसेस जब उसका चल रहा है उस बीच में हमने अलग अलग टाइम पे पीरियोडिकली इंटरप्ट करी उसकी ब्रीदिंग। ठीक है, और उसमें हमने लंग वॉल्यूम और प्लूरल प्रेशर नोट डाउन किया। ठीक, लंग वॉल्यूम रिकॉर्ड होगी एज परसेंटेज ऑफ टोटल लंग कैपेसिटी। ओके, एंड कंप्लायंस
जो इस तरह से मेजर किया जाएगा, बीच बीच में सांस रोक रोक के, इंटरप्ट करके ब्रीदिंग, दैट इज नोन एज स्टैटिक लंग कंप्लायंस। ओके, ठीक है। तो जैसे जैसे लंग डिफ्लेट होगा फ्रॉम द टोटल लंग कैपेसिटी, डिफ्लेशन का प्रेशर वॉल्यूम कर्व हमको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए क्या करेंगे, लंग इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी टू टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। लेट्स सी द कर्व नाउ। सी, ये देखिए, ये आपकी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, ठीक है। ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है, और इसमें बीच में टाइडल वॉल्यूम का ग्राफ अभी दिखाऊंगी। ये आपका स्टैटिक प्रेशर्स है, ठीक है। लंग प्रेशर आपका एल्वियोलर प्रेशर माइनस, ये आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई, ये आपकी रेसिडुअल वॉल्यूम हो गई 150 ml जो अपन ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये माइनस से प्लस गया है, बीच में ये ज़ीरो है, ठीक है। और ये जो है, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम इंक्रीज किया है, टोटल लंग कैपेसिटी पे पहुंचते पहुंचते क्या हुआ है, दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो गई हैं, ठीक है। और एट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, ये नेगेटिव की तरफ है, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर मेजरिंग स्टैटिक कंप्लायंस। चलो, लेट्स मूव ऑन टू आवर स्टेजेस इन द प्रेशर वॉल्यूम कर्व। तो स्टेज 1 आपकी हुई, स्टेज 1 कौन सी हुई, स्टेज ऑफ स्टेबल लंग वॉल्यूम, ठीक है। तो एज द नेम सजेस्ट, इसमें वॉल्यूम इक्वल रहेगी, तो इधर दिस इज द इनिशियल चेंज इन द प्लूरल प्रेशर। इसमें क्या होगा, लंग वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इंट्रा प्लूरल प्रेशर हमारा डिक्रीज हुआ है, उसको कॉम्पनसेट करेगा क्या, हमारा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, ठीक है। ये वापस इंक्रीज हो जाएगा और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक। तो क्या है कि इसको टू कॉज अ चेंज, मतलब अगर सिग्निफिकेंट चेंज चाहिए हमको, इसके लिए ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर जो है इतना ज़्यादा होना चाहिए, दैट इज ओवरकम्स द कोलैप्सिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टेंशन, ठीक है। टू कॉज अ चेंज, transpulmonary pressure should be large enough to overcome the collapsing effect of surface tension which is created by water air interface in the airways, ठीक है। इस वजह से इनिशियल चेंज इन वॉल्यूम जो है वो नहीं होगा, इट विल बी ज़ीरो। देन कम्स स्टेज ऑफ ओपनिंग ऑफ द एयरवेज। स्टेज ऑफ ओपनिंग ऑफ द एयरवेज, इसमें क्या है, आपको खोलना पड़ रहा है एयरवे, ठीक है। दिस अकर्स व्हेन इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीजेस अबव -8 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। इसमें लंग वॉल्यूम इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि प्रॉक्सिमल एयरवेज खुलेंगे और डिस्टल एयरवेज भी खुलेंगे, ओके। फिर आता है हमारा स्टेज 3 विच इज लीनियर इंक्रीज इन द लंग वॉल्यूम। तो इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव, फर्दर और ज़्यादा डिक्रीज होता जाएगा और नेगेटिव होता जाएगा। इसके कारण क्या होगा, देयर इज ओपनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑल एयरवेज, ठीक। एज द प्रेशर बिकम्स मोर नेगेटिव प्रेशर मतलब क्या हुआ कि ये और ज़्यादा लंग्स में हवा खींचेगा। जैसे एक बलून फुलाते समय हमें एक पर्टिकुलर ओवरिफिस से हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें हवा डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लंग्स की कैपेसिटी हो जाएगी टू पुल एयर इन, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर नेगेटिव होता जाएगा उतना ज़्यादा ओपनिंग और एक्सपेंशन एयरवेज का जो है वो बढ़ता जाएगा और एक लीनियर राइज हो जाएगा किसमें, लंग वॉल्यूम में, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ, स्टेज 4 में देयर इज सेसेशन ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब कि इन्फ्लेशन फिर फर्दर बंद हो जाएगा, ठीक। तो एज देयर इज इंक्रीज इन द लंग वॉल्यूम एंड इट अप्रोचेज TLC,
टोटल लंग कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम इतनी इंक्रीज हो गई कि वो अब टोटल कैपेसिटी की तरफ जा रही है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, फर्दर इंक्रीज जो है वो कम होते जाता है। अब आप एक्सपिरेशन ट्राई कीजिए अपने अंदर ही, तो इंस्पिरेशन ट्राई कीजिए, सॉरी इंस्पिरेशन ट्राई कीजिए। आप इंस्पायर करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक पॉइंट ऐसा आएगा जबकि थोड़ी सी भी एयर आपको अंदर लेना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, इट बिकम्स लेस और इट फाइनली स्टॉप्स, आप फिर एयर अंदर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस है इनहेलेशन, तो आप इनहेलेशन करते जाइए करते जाइए करते जाइए, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आप और इनहेल नहीं कर पाएंगे, फिर आपके लिए मजबूरी हो जाएगी कि आपको एयरवे खाली करना ही करना है, अपना एयर बाहर निकालना ही निकालना है। तो ये किस वजह से हो रहा है, देयर इज डिक्रीज्ड एयरवे एंड चेस्ट वॉल कंप्लायंस। मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन आपने इतना कर लिया इतना कर लिया इतना ज़्यादा कर लिया कि एयरवे और चेस्ट वॉल जो है वो फर्दर फैल ही नहीं पा रही हैं, और मसल स्ट्रेंथ भी कम हो गई है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, स्टेज ऑफ सिजेशन ऑफ इन्फ्लेशन, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो है क्या हुआ, चेस्ट वॉल और एयरवे का कंप्लायंस धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे बलून में जैसे जैसे लंग्स में हवा भरती गई वैसे वैसे कंप्लायंस जो है वो घटता गया, ठीक है, और मसल स्ट्रेंथ भी डिक्रीज होती गई। लेकिन ये तभी होगा जब आप टोटल लंग कैपेसिटी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होगा। तो इसमें अब देखते हैं इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हिस्टेरेसिस लूप से, जो कि क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच का कर्व है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन पीवी कर्व्स इज नोन एज हिस्टेरेसिस, और इसको हिस्टेरेसिस लूप से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देयर इज ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस बिकॉज द ग्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इतना बात समझ में आ गई तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देयर इज ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस विच इज़ नीडेड टू ओपन एन ऑलरेडी क्लोज्ड एयरवे, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कब यूज़ हो रही है, जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या हो रहा है कि ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस इज नीडेड टू ओपन एंड क्लोज्ड एयरवे। जब तक क्या हो रहा है कि मतलब बेबी वोम के अंदर है, यूट्रस के अंदर है, तो उसमें क्या है कि जितना उसको रेस्पिरेशन है, जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, सब अम्बिलिकल कॉर्ड से मिल रहे हैं। तो एट द पॉइंट ऑफ बर्थ क्या होता है, जब हमारा बेबी की बर्थ हो गई तो तुरंत में क्या हुआ, जैसे ही अम्बिलिकल कॉर्ड आपने काटा वैसे ही मदर से इसके कनेक्शंस ख़त्म हो गए। तो उस समय क्या होगा कि जब हम बेबी को फर्स्ट क्राई होती है जो बेबी की, उसको बहुत ज़ोर से और बहुत ज़ोर से होना चाहिए। उसके लिए हम क्लिनिशियन सारे मेजर्स लगा लेते हैं कि बच्चा अच्छे से रोए। सुना होगा आप लोगों ने ये चीज़, इफ़ एवर यू हैव सीन और यू हैव, बच्चे हुए होंगे सबके घर में। तो जब हम फर्स्ट क्राई कराते हैं तो बेबी को बहुत अच्छे से रुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेट प्रेशर, वेरी मच प्रेशर डिफरेंस इज नीडेड। किस लिए? कि उसके लंग्स खुल जाएं। जैसे उसमें तो एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या होता है, लंग्स जो है बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, उसका पूरा एयरवे ब्लॉक्ड होता है। तो उसमें क्या करना है, हमको हवा भरनी है, हवा भरनी है तभी तो वो आगे सांस ले पाएगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस, पूरी फोर्स से जब वो रोने लगेगा, एकदम बढ़िया से उसमें प्रेशर डाल देगा, तब जो है क्या होगा, एक क्लोज्ड एयरवे खुल जाएगा। ओके, क्योंकि ये जो है आपने ढेर सारा प्रेशर बाहर से दिया, इसलिए जो है ये एयरवे खुल गया। हमको ज़्यादा प्रेशर चाहिए एयरवे खोलने के लिए रादर देन उसको मेंटेन करने के लिए। भाई ये तो चीज़ है ही, कोई चीज़ शुरू करनी, अब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू करने तक आपको सब कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा। एक बार आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर दिया पढ़ना, उसके बाद जो है अगर अच्छे से कोई पढ़ा देगा तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो चीज़ को शुरू करना उतना मुश्किल नहीं है जितना उसको मेंटेन करना। ठीक है, चीज़ को शुरू करना ही मुश्किल है। ठीक है,
शुरू करना ही मुश्किल है, उसको मेंटेन करना कोई मुश्किल नहीं है। मेंटेन करने के लिए कम एनर्जी लगती है, कम जो है कैपेसिटी, कम पोटेंशियल लगता है रादर देन टू इनिशिएट समथिंग। ओके, तो अब देखिए इसका क्या है, हिस्टेरेसिस लूप। हमने प्रेशर डिफरेंस की बात की थी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे। तो हिस्टेरेसिस लूप जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में दिख रहा है दैट इज मच स्मॉलर। आई केप्ट अ डायग्राम समवेयर। I'll show you a diagram. I had somehow I got it misplaced. एक डायग्राम है, मैं इसमें देखिए इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो हिस्टेरेसिस लूप की हम बात कर रहे थे। तो हिस्टेरेसिस लूप जो है वो बहुत स्मॉल होता है एट द टाइम ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग टाइडल वॉल्यूम, और कंप्लायंस स्लोप ऑफ द कर्व ड्यूरिंग गिव्स द कंप्लायंस, ठीक है, एंड इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द लंग्स। ठीक है, कंप्लायंस क्या हो रहा है, जितना लंग्स फैल पा रहे हैं दैट इज द कंप्लायंस। ओके, चलिए डायनामिक लंग कंप्लायंस देख लेते हैं। ये क्या है, लंग मैकेनिक्स ड्यूरिंग मोशन ऑफ द लंग्स। ठीक है, मेजर्ड बाय कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग चेंज इन प्लूरल प्रेशर एंड लंग वॉल्यूम्स। ये जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे स्टैटिक में हम क्या कर रहे थे, उसकी ब्रीदिंग को इंटरप्ट कर रहे थे, सब्जेक्ट की ब्रीदिंग को टाइम टाइम पे इंटरप्ट कर रहे थे, वैसा इसमें हम नहीं करेंगे। हम डायनामिक लंग कंप्लायंस में हम क्या करेंगे, इसको मोशन के दौरान ही देख रहे हैं। ठीक है, ये एक्सपिरेशन आपका, ये इंस्पिरेशन, ये जो है उसका लूप है डायनामिक का। दिस इज द डायनामिक कंप्लायंस and this is the static compliance. Okay, dynamic graph में delta v inspiration is in the form of a curve and returns to the starting point, that is also in the form of curve. ठीक है, कहीं ये इंटरप्ट तो हो नहीं रहा है, तो इसलिए ये वैसे ही वापस आ जा रहा है। तो डिफरेंस इन द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन प्रोड्यूसेस हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस मतलब लूप, जो कि हमारा स्टैटिक में भी बन रहा था, लेकिन इसमें क्या है, डायनामिक का मच लेस देन स्टैटिक होता है, स्टैटिक वाला ज़्यादा होता है कर्व, एंड दिस विल इंक्रीज इन एक्सरसाइज। तो दिस कंप्लीट्स आर कंप्लायंस विच हैज़ 2 टाइप्स। अब इसकी जो है किन किन चीज़ों से ये इफेक्ट होता है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका वेरिएशन कहाँ कहाँ होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सॉरी, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मैं एक ग्राफ था इसमें, मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, आई विल शो यू। और इफ़ यू राइट दिस मच, if you prepare this topic and you write this much, you'll get very good marks surely. See, this is the curve. This is the curve. ये टाइडल वॉल्यूम में देखिए छोटा बन रहा है और इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया है। आई एम सॉरी, आई विल ट्राई टू लाइक इंक्लूड दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसमें क्या है, देखिए टोटल लंग कैपेसिटी तक इन्फ्लेट हुआ था और फिर ये डिफ्लेट हुआ था। टोटल लंग कैपेसिटी तक ये इन्फ्लेट हुआ था, ये एस शेप्ड कर्व बना था, और फिर ये डिफ्लेट हुआ था। ठीक है, और टाइडल वॉल्यूम में ये हुआ था। तो ये जो है ये हमारा पूरा लाइक मैक्सिमम रेस्पिरेशन में था और ये नॉर्मल ब्रीदिंग में था। तो नॉर्मल ब्रीदिंग का जो हिस्टेरेसिस का लूप है, हिस्टेरेसिस लूप है नॉर्मल ब्रीदिंग का, ये मच स्मॉलर होता है देन द लाइक TLC वाला लूप। ओके, तो इतना, ये अगर आप इतना लिख ले रहे हैं तो जो है यू विल श्योरली गेट वेरी गुड मार्क्स। एंड आई विल सजेस्ट दैट वेन एवर यू सी माई वीडियोज़, आप उसको शुरू से शुरू करें, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाती हूँ, तो आप एक सीक्वेंस में ही उसको पढ़ते चलिए। ठीक है, आपको बहुत मतलब लाइक ईजीली समझ में आएगा इससे। So if you like my videos, please like, share and subscribe. We shall meet in the next videos. We'll discuss lung compliance only, and thank you.